जब मेरी मंगेतर ने एक बार फिर हमारी मैरिज सर्टिफिकेट विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की बात को मेरे खिलाफ एक धमकी के रूप में इस्तेमाल किया, तो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने बस अपना फ़ोन उठाया और उससे सारे संपर्क तोड़ दिए। दोस्तों के साथ होने वाली मुलाकातों में जब तक वो मौजूद रहती, मैं कभी नहीं जाता था। जब उसे किसी स्कूल के कार्यक्रम में मंच पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया, तो मैं उठा और जल्दी चला गया। जब मेरी कंपनी उसकी कंपनी के साथ सहयोग करने वाली थी, तो मैंने तुरंत अपना सामान बांधा और निकल गया। यहाँ तक कि नए साल की पूर्व संध्या पर जब वह सम्मान देने के लिए मेरे घर आईं, तो मैंने बाहर जाने का बहाना बनाया, उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसे अपने कॉन्टैक्ट से हटा दिया। मैं बिल्कुल ऐसा ही साफ, शांत और पूरी तरह से कटा हुआ अंत चाहता था। मैं उसे नहीं खोजूंगा और मैं ऐसा कर दूंगा कि वो मुझे फिर कभी न देख सके। पिछले 12 वर्षों से मैंने अपना अधिकांश समय सेराफिन सेराफीन को पागलों की तरह प्यार करने में बर्बाद किया था। मैंने उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का ख्याल रखने में अपना दिल और आत्मा लगा दी थी। उसे अपनी हथेली पर सजा कर रखा कि कहीं वो गिर न जाए, और पलकों पर बिठाकर रखा कि कहीं वो पिघल न जाए। आज जाकर 9वीं बार सिविल रजिस्ट्री के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से छोड़े जाने पर मैं आखिरकार जाग गया। मैं अब कभी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। भले ही मैं अपनी बाकी की जिंदगी पूरी तरह से अकेले बिता दूं, लेकिन यह दिन रात एक खाली घर की रखवाली करने और एक दयनीय, पूंछ हिलाने वाले कुत्ते की तरह उस वादे का इंतजार करने से बेहतर है जिसे कभी निभाया नहीं जाना था। उत्तर की ओर चलने वाली पतझड़ के अंत की हवा मेरे चेहरे को खुरच रही थी, जो चाकू की तरह चुभ रही थी। रजिस्ट्री हॉल शोर से भरा हुआ था। हर तरफ खुशनुमा मुस्कान बिखेरते नवविवाहित जोड़े थे। वे अपने चमकीले लाल विवाह प्रमाण पत्र पकड़े हुए थे और यादगार तस्वीरें लेने के लिए एक दूसरे के करीब झुके हुए थे। इस बीच मैं फॉर्म भरने वाले काउंटर पर बिल्कुल अकेला खड़ा था, विवाह पंजीकरण का वो आवेदन फॉर्म पकड़े हुए जो मेरे हाथों में पहले ही कुचला जा चुका था, और मैं पूरी तरह से एक मजाक लग रहा था। ठीक 3 मिनट पहले सेराफिन को उस घटिया इंसान एस्टन एस्टन का फोन आया था। फोन के दूसरी तरफ उसकी आवाज जानबूझकर कमजोर और रोने जैसी लग रही थी। सेराफिन, मेरी रैगडॉल बिल्ली ने अचानक खाना बंद कर दिया है। वह बार बार उल्टी कर रही है और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मुझे सच में नहीं पता कि मैं अकेले क्या करूं। उसी पल सेराफिन का हाथ, जो अभी अभी बेसब्री से आवेदन पत्र के पन्ने पलट रहा था, तुरंत जम गया। वह अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर चिंता और दिल का दर्द साफ झलक रहा था, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। स्टेलन, स्टेलन, एस्टन की बिल्ली गंभीर रूप से बीमार है। वह पेट अस्पताल में अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता। मुझे अभी वहां जाना होगा। बोलते हुए उसने तेजी से अपनी आईडी और हाउस होल्ड रजिस्टर को मेज से उठाकर अपने लिमिटेड एडिशन हर्मीज हर्मेस बैग में ठूंस लिया और मेरी तरफ एक नज़र तक नहीं डाली। मैंने उसे शांति से देखा। मेरी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। सेराफिन, आज वह दिन है जिसे हमने 3 महीने पहले अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए तय किया था। मेरे माता पिता यहाँ आने के लिए सुबह 6 बजे हाई स्पीड ट्रेन लेकर आए हैं, और वे इस समय सड़क के पार स्थित होटल में तुम्हारे माता पिता के साथ शादी के विवरण पर चर्चा कर रहे हैं। क्या तुम सच में उस घटिया इंसान की बिल्ली की खातिर मुझे सिविल रजिस्ट्री में छोड़ने वाली हो? सेराफिन की हरकतें एक सेकंड के लिए रुक गईं। फिर उसकी भौहें कसकर तन गईं। उसकी आंखों में झुंझलाहट और नासमझी भर गई। वह मुड़ी और मुझे उस कृपालु नजर से देखने लगी, जैसे वो किसी नासमझ बच्चे को तमाशा करते हुए देख रही हो। स्टेलन, क्या तुम इतने पत्थर दिल नहीं बन सकते? वो एक जान है। इसके अलावा एस्टन को हल्का डिप्रेशन है, और वो बिल्ली उसका भावनात्मक सहारा है। अगर बिल्ली को कुछ हो गया और उसने कोई खौफनाक कदम उठा लिया, तो क्या होगा? तुम एक समझदार आदमी हो। तुम्हें इतना छोटा बनकर एक बिल्ली और एक बीमार व्यक्ति से बहस क्यों करनी है? उसने एक गहरी सांस ली और अपने आजमाए हुए अंतिम हथियार का सहारा लिया। मेरी ओर इशारा करते हुए उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था और उसमें एक निर्विवाद धमकी छिपी थी। मैं तुम्हें बता दूं, स्टेलन, अगर तुम इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले हो, तो हम आज ये सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। भविष्य में मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी मत, जब तक कि तुम अभी मेरे रास्ते से हटकर एस्टन से माफी नहीं मांग लेते। आसपास के जोड़े जो अपने फॉर्म भर रहे थे, उन सभी ने अपने सिर घुमाए और मेरी दिशा में सहानुभूतिपूर्ण लेकिन गपशप वाली नजरें डालीं। अतीत में ये शब्द सुनकर मैं तुरंत पीछे हट जाता। मैं अपनी सारी शिकायतें पी जाता, विनम्रता से उसे मनाता
और यहाँ तक कि उस घटिया इंसान को खोजने के लिए उसे खुद ड्राइव करके ले जाने की पेशकश करता। बस ये विनती करता कि वो नाराज़ ना हो। बस उससे शादी करने की एक छोटी सी उम्मीद मांगता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। बिना किसी आत्मसम्मान के उसे प्यार करता था, खुद को खो देने तक उससे प्यार करता था। बचपन के प्यार के रूप में 12 साल, हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, और फिर समाज में मैंने अपनी सारी जवानी उस पर कुर्बान कर दी थी। लेकिन आज उसके बेहद खूबसूरत लेकिन उदासीन चेहरे को देखकर, ये देखकर कि वो किसी और आदमी के लिए मेरे साथ कितनी भयंकर दुश्मनी से पेश आई, मेरे दिल का वो तार जो 12 सालों से तना हुआ था, अचानक टूट गया। कोई दिल दहला देने वाला गुस्सा नहीं था, न ही कोई हिस्टीरिकल ब्रेकडाउन। बस एक अभूतपूर्व बोझ हल्का करने वाली राहत थी। ऐसा लगा जैसे एक लंबा खिंचता हुआ बुखार आखिरकार टूट गया हो। मैं पूरी तरह से जाग चुका था। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे होठों के कोनों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान तैर गई। ये एक मजाक था और ये आज़ादी भी थी। ठीक है, मैंने हल्के स्वर में कहा। मेरी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन असाधारण रूप से स्पष्ट थी। सेराफिन दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी बात साफ तौर पर नहीं सुनी। उसकी भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, ठीक है। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके सामने रखा वो आवेदन पत्र ले लिया जिस पर उसने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक उसके चेहरे के सामने मैंने उसे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। हम ये सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं और हम शादी भी नहीं कर रहे हैं। जाओ अपने उस घटिया इंसान को ढूंढो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम और वो बिल्ली 100 साल तक खुशी से रहो। बोलने के बाद मैंने बेझिझक फटे हुए कागज के टुकड़ों को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया, मुड़ा और रजिस्ट्री के दरवाजों की ओर लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चल दिया। पीछे से सेराफिन की उग्र, हताश दहाड़ सुनाई दी। स्टेलन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पंख निकल आए हैं, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि भाव खाने से मैं तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी? अगर तुमने आज इन दरवाजों से बाहर कदम रखने की हिम्मत की, तो भविष्य में चाहे तुम घुटनों के बल बैठकर भी गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक पल के लिए भी अपने कदम नहीं रोके। भाव खाना? उसने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया था और मेरे संकल्प को पूरी तरह से कम आंका था। जिस पल मैं रजिस्ट्री के दरवाजों से बाहर निकला, देर से आई पतझड़ की ठंडी हवा का सामना करते हुए मैंने एक गहरी सांस ली। हवा इतनी ताज़ा पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और साफ तौर पर सेराफिन के व्हाट्सएप, फ़ोन नंबर और सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। चूंकि हम रिश्ते तोड़ रहे थे, मैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने वाला था। वापस मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाला था। इसके तुरंत बाद मैंने अपने पिता का नंबर मिलाया। हेलो स्टेलन, क्या तुमने सर्टिफिकेट बनवा लिया? समधी यहाँ इंतज़ार करते करते बेचैन हो रहे हैं। खाना ठंडा हो रहा है। फ़ोन पर मेरे पिता की दिलखुश मुस्कुराती हुई आवाज़ आई। मेरी नाक में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन मेरा लहजा स्थिर रहा। पापा, मुझे खेद है कि मैंने आपको और माँ को बेकार में यहाँ बुलाया। शादी रद्द कर दी गई है। हमने सर्टिफिकेट नहीं लिया। सेराफिन और मेरा ब्रेकअप हो गया है। लाइन का दूसरा सिरा तुरंत शांत हो गया। कई सेकंड बाद मेरे पिता ने सावधानी से पूछा, क्या सेराफिन ने फिर से नखरे दिखाए हैं? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? आवेगी मत बनो। पापा, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये मेरा सोच समझकर लिया गया फैसला है। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम शादी कर भी लेते तो ये सिर्फ एक त्रासदी होती। मैं अभी आप लोगों को लेने और घर ले जाने के लिए आ रहा हूँ। फ़ोन काटने के बाद मैं सीधा होटल गया। जब मैंने प्राइवेट डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो सेराफिन के माता पिता अभी भी हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। मुझे अकेले अंदर आते देख उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्टेलन, सेराफिन कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैं भावहीन होकर आगे बढ़ा, अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और उसके माता पिता की ओर हल्का सा सिर हिलाया। सर, मैम, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सेराफिन ने एक और आदमी का साथ देने के लिए रजिस्ट्री में हमारा विवाह समझौता तोड़ दिया। हम शादी नहीं कर रहे हैं। अब से हम चाहे किसी और से शादी करें, इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस भोजन का भुगतान कर दिया है। कृपया आराम से खाएं। सेराफिन के माता पिता की हैरान और चकित निगाहों के बीच मैं अपने माता पिता को लेकर बिना किसी लगाव के होटल से बाहर निकल गया। उस दोपहर अपने माता पिता को विदा करने के बाद मैं उस 3 बेडरूम वाले दुल्हन के घर लौट आया जहां सेराफिन और मैं 3 साल तक लिव इन में रहे थे। शहर के बीचों बीच स्थित यह अपार्टमेंट मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खाली करके और भारी भरकम कर्ज लेकर खरीदा था। घर के फर्नीचर का एक एक टुकड़ा, यहाँ तक कि पानी पीने का एक कप भी
मैंने उसकी पसंद के अनुसार बहुत सावधानी से चुना था, लेकिन अब इसे देखते हुए ये सब बेहद घिनौना लग रहा था। मैंने रिसाइकलिंग सेंटर से कुछ सफाई करने वाली महिलाओं और श्रमिकों को काम पर रखा। कोई भी चीज़ जो किसी महिला की थी, उसे पैक किया जाना था। मैंने लिमिटेड एडिशन बैग से भरी दीवार, हाउट काउचर कपड़ों से भरी अलमारी और वैनिटी पर रखे कीमती स्किन केयर उत्पादों की ओर इशारा करते हुए अपने ठंडे आदेश दिए। सफाई करने वाली एक महिला हिचकिचाई उन सभी लग्जरी सामानों को देखकर जिन पर अभी भी टैग लगे हुए थे। बॉस, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनमें से बहुतों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इन सबको कबाड़ समझो। मुझे ये नहीं चाहिए। बस इन्हें देखने से ही मुझे घिन आती है। मैंने एक सिगरेट जलाई, खिड़की के सहारे झुक गया और उन्हें सेराफिन के सामान को काले बुने हुए बैग में कुशलता से भरते हुए देखने लगा। इससे 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े भारी भरकम बोरे भर गए। मैंने शहर के अंदर चलने वाली एक मालवाहक वैन रोकी और ड्राइवर को 1,000 रुपये देते हुए एक पता दिया, एश्टन का अपार्टमेंट। ड्राइवर, ये सारा कचरा उस पते के ठीक सामने वाले दरवाजे पर फेंक देना। अगर कोई पूछे तो कहना कि ये मिस सेराफिन के लंबे समय तक लिव इन में रहने का सामान है। चूंकि उसे वहां दौड़कर जाना बहुत पसंद है, तो वो अब से स्थायी रूप से वहीं रह सकती है। ये सब करने के बाद मैंने उस आधे खाली अपार्टमेंट को देखा। मेरे दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मैंने तुरंत एक रियल एस्टेट एजेंट को फ़ोन किया। ग्रैंडव्यू हाइट्स शहर के बीचों बीच जो मेरा अपार्टमेंट है, मैं उसे बिक्री के लिए लिस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, पूरी तरह से सुसज्जित, बाजार मूल्य से 2 मिलियन कम। एकमात्र शर्त पूरी नकद अदायगी है, जितनी जल्दी हो सके। वो कीमत सुनकर एजेंट की आवाज़ उत्साह से कांपने लगी। वो बार बार वादा कर रहा था कि वो कल तक एक खरीदार ढूंढ लेगा। उस रात 8 बजे मेरा फ़ोन अचानक पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। क्योंकि मैंने सेराफिन को ब्लॉक कर दिया था, वो जाहिर तौर पर मुझे ढूंढने के लिए किसी और के फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने अनजान नंबरों को देखा और उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। अंत में मैंने अपने फ़ोन को सभी अनजान कॉल को रिजेक्ट करने के लिए सेट कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बचपन के दोस्त और सबसे अच्छे यार बास्टियन बास्टियन ने फ़ोन किया। स्टेलन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सेराफिन यहाँ मेरे घर पर पागल हो रही है। उसने कहा कि तुमने उसका सारा सामान एस्टन के सामने वाले दरवाजे पर फेंक दिया है और तुमने ये सब उसके पड़ोस के सुरक्षा गार्डों और पड़ोसियों के सामने किया। उसे पूरी तरह से अपमानित किया। अब पूरे सर्कल को इसके बारे में पता है। बास्टियन की आवाज़ में उत्साह की एक झलक थी। भाई, आखिरकार तुमने अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत कर ली है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बास्टियन, आज से सेराफिन और मेरा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है। भविष्य में अगर उसके साथ कोई महफिल हो तो मुझे आमंत्रित मत करना। दूसरी तरफ बास्टियन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर जोर जोर से गालियां देने लगा। भाड़ में जाए, ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो औरत खून चूसने वाली है। उसने इस बात का फायदा उठाया कि तुम उसे पसंद करते हो और तुम्हें एक कुत्ते की तरह अपने पीछे घुमाती रही। तुम रुको, मैं उसे अभी हमारे दोस्तों के ग्रुप चैट से बाहर निकाल रहा हूँ। बास्टियन अपनी बात का पक्का था। 1 मिनट से भी कम समय में मैंने ग्रुप चैट में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होते देखा। सेराफिन को ओनर द्वारा ग्रुप चैट से हटा दिया गया है। उसी समय मुझे अपने फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज मिला। हालांकि कोई नाम सेव नहीं था, लेकिन मैंने एक नज़र में पहचान लिया कि वो उस घटिया इंसान का नंबर है। अतीत में वो अक्सर इस नंबर का इस्तेमाल मुझे भड़काने वाले मैसेज भेजने के लिए करता था। स्टेलन, भाई, तुम क्या कर रहे हो? सेराफिन और मैं वास्तव में सिर्फ मासूम राजदार हैं। आज मेरी बिल्ली को डायरिया हो गया था और सेराफिन मुझसे मिलने आने के लिए बहुत दयालु थी। तुम एक बिल्ली से ईर्ष्या कैसे कर सकते हो और यहाँ तक कि उसकी चीज़ें मेरे घर पर फेंक सकते हो? तुम ऐसा करके सेराफिन को और भी दूर धकेल रहे हो। अगर तुम नाराज़ हो तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। सेराफिन को मत तड़पाओ। इन पंक्तियों के बीच पाखंडी, हेर फेर करने वाली दुर्गंध बहुत तेज थी। अगर ये पुराना मैं होता तो इस तरह का संदेश देखकर मैं गुस्से से कांपने लगता। मैं अपना आपा खो देता और सेराफिन से भिड़ने चला जाता, लेकिन बदले में वो मुझे ही काट खाती, मुझ पर अपरिपक्व और माफ़ न करने वाला होने का आरोप लगाती। लेकिन अब स्क्रीन पर उस बेहद दिखावटी टेक्स्ट की लाइन को देखकर मुझे सिर्फ उल्टी आ रही थी। मैंने बिना जल्दबाजी किए एक जवाब टाइप किया, कचरे की जगह कूड़ेदान में होती है। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, इसलिए मैं कृपा करके पीछे हट रहा हूँ ताकि ऐसा हो सके। उन चीज़ों को एक शुरुआती शादी का तोहफा समझो। मेरी कामना है कि कुतिया और कुत्ता एक साथ लंबा, खुशहाल जीवन बिताएं। इसके अलावा मुझे घिन दिलाने के लिए मैसेज भेजना बंद करो,
वरना मुझे तुम दोनों के एक साथ होटल का कमरा बुक करने के सिक्योरिटी फुटेज को इंटरनेट पर पोस्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। सेंड दबाया, नंबर ब्लॉक किया। सब कुछ एक ही झटके में हो गया। वास्तव में मेरे पास कोई होटल का फुटेज नहीं था, लेकिन उनके जैसे दोषी अंतरात्मा वाले लोगों से निपटने के लिए उन्हें रातों की नींद हराम करने के लिए एक वाक्य ही काफ़ी था। इस बीच शहर के एक हाई एंड बार में सेराफिन एक बूथ के बीच में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके आसपास के दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। किसी की भी बहुत जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या उसने सच में तुम्हारी चीजें एस्टन के घर पर फेंक दी? सेराफिन की सबसे अच्छी दोस्त कैमिली ने सावधानी से पूछा। सेराफिन ने हार्ड लिकर का एक घूंट लिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने दांत पीसते हुए कहा, स्टेलन को सच में लगता है कि वो अब कुछ बन गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? उसे लगता है कि वो मुझे इस तरह समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये उसका सपना है। उसने अपने बैग से अपना फोन निकाला, फिर से मेरा नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन उसे वही ठंडी, पहुंच से बाहर वाली बिजी टोन सुनाई दी। सेराफिन, ऐसा लगता है कि स्टेलन इस बार सच में नाराज है। कैमिली ने ब्लॉक किए गए इंटरफेस को देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। नाराज? उसे नाराज होने का क्या हक है? सेराफिन ने अपना गिलास मेज पर पटक दिया। शोर शराबे वाले बार में कांच टूटने की आवाज असाधारण रूप से तेज थी। 12 साल हो गए हैं। ऐसा कब हुआ है कि हम लड़े हों और वो आज्ञाकारी बनकर अपनी गलतियां मानने वापस ना आया हो? वो मेरे बिना जी नहीं सकता। उसने आज जो किया है वो सिर्फ मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए है, ताकि मैं उसे मनाने जाऊं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं, सेराफिन, कभी भी अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। उसे ज्यादा से ज्यादा 3 दिन दो और स्टेलन एक कुत्ते की तरह मेरे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा होगा। मुझे उसे वापस लेने की भीख मांग रहा होगा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी किस्मत का ऐलान कर दिया, मानो मैं उसके हाथों की एक कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं था जिसे वो कभी भी अपने हिसाब से चला सकती थी। अफसोस की बात है कि उसने एक चीज का गलत अंदाजा लगाया था। पुराना स्टेलन पहले ही मर चुका था। अगली सुबह जल्दी रियल एस्टेट एजेंट खरीदारों को अपार्टमेंट दिखाने लाया। खरीदार एक युवा जोड़ा था जो शादी करने की तैयारी कर रहा था। उन्हें लोकेशन और रिनोवेशन बहुत पसंद आया और मेरी 2 मिलियन की छूट के लालच में आकर उन्होंने मोल भाव भी नहीं किया। उन्होंने मौके पर ही इसे पूरी तरह से नकद खरीदने का फैसला किया। ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने बैंक कार्ड में जोड़ी गई भारी रकम को देखकर मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मैंने सीधे एक मूविंग कंपनी से संपर्क किया और अपना बचा हुआ सामान अपनी कंपनी के पास एक हाई एंड सर्विस अपार्टमेंट में ले गया। उस दुल्हन के घर का, जो कभी भविष्य के लिए मेरी सभी कल्पनाओं को संजोए हुए था, अब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं था। अपने निजी मामलों को निपटाने के बाद मैं सीधे ऑफिस गया। मैं जेनेसिस टेक में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था, साथ ही कोर संस्थापकों में से एक था। जेनेसिस टेक की इंडस्ट्री में काफ़ी प्रतिष्ठा थी और संयोग से सेराफिन की कंपनी इस साल हमारी सबसे बड़ी सहयोगी भागीदार थी। 3 दिन पहले एक सिस्टम भेद्यता वल्नरेबिलिटी के कारण सेराफिन की कंपनी को भारी संकट का सामना करना पड़ा था। मैं ही वो व्यक्ति था जिसने सभी आपत्तियों को दरकिनार कर इस अकृतज्ञ गंदे काम को अपने हाथ में लिया था। आज मूल रूप से वो दिन था जब सेराफिन को कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी आना था और मैं व्यक्तिगत रूप से उसे मुख्य मरम्मत कोड सौंपने वाला था। मैंने चेयरमैन के कार्यालय का दरवाज़ा खोला और डेस्क पर एक त्यागपत्र और एक शेयर ट्रांसफर समझौता धीरे से रख दिया। चेयरमैन आर्थर ने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा सदमे से भरा था। स्टेलन, क्या तुम पागल हो गए हो? जेनेसिस पब्लिक होने की तैयारी कर रहा है और तुम अब जाना चाहते हो? मैंने आर्थर की तरफ शांति से देखा। आर्थर, मुझे खेद है। बात यह है कि सेराफिन और मेरा ब्रेकअप हो गया है। आर्थर एक चतुर व्यक्ति थे और तुरंत समझ गए कि मेरा क्या मतलब है। जेनेसिस और सेराफिन की कंपनी के बीच सहयोग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था। अगर मैं रुका तो मेरे लिए उसके साथ बातचीत करना अपरिहार्य हो जाएगा और हो सकता है कि वो इसका इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए भी करे। क्या तुम बस रुक नहीं सकते? मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट संभालने नहीं दूंगा। आर्थर ने मुझे रुकने का आग्रह करने की कोशिश की। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरा लहजा दृढ़ था। आर्थर, जब तक मैं उसके साथ एक ही जगह पर हूं, मुझे लगता है कि हवा भी प्रदूषित है। मैं कंपनी के नुकसान की भरपाई के रूप में बाजार मूल्य से 20% की छूट पर यह शेयर आपको हस्तांतरित कर रहा हूं। आर्थर ने मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। आह भरी। वो जान गए थे कि मैंने पक्का मन बना लिया है और मजबूरी में कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए।
सुबह 10 बजे सेराफिन, एस्टन और सहायकों के एक समूह को लेकर भव्य तरीके से जेनेसिस टेक की लॉबी में दाखिल हुई। उसने एक हाई एंड बिजनेस काउचर पहना हुआ था। 10 सेंटीमीटर ऊंची हील्स में कदम रख रही थीं। उसका आभा पूरी तरह से झलक रहा था और उसके चेहरे पर एक विजयी ठंडी मुस्कान थी। वो आज यहाँ विशेष रूप से सबके सामने मुझे अपमानित करने, मुझे अपना सिर झुकाने और अपनी गलतियां मानने के लिए मजबूर करने आई थीं। स्टेलन से कहो कि वो नीचे आए और मुझसे मिले। सेराफिन फ्रंट डेस्क के पास गई। उसका लहजा अहंकारी था। उससे कहो कि अगर वो 10 मिनट में यहाँ आकर कोड नहीं सौंपता तो मेरी कंपनी और जेनेसिस के बीच सहयोग तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। युवा रिसेप्शनिस्ट कुछ अजीब स्थिति में दिखी और हकलाते हुए बोली, मिस सेराफिन, मिस्टर स्टेलन। वो क्या हुआ उसे? मुझसे मिलने से डर रहा है या फिर से कोई नखरा कर रहा है? सेराफिन ने ठंडे स्वर में ताना मारा। तुम उसे बता दो, मैं उसके इस भाव खाने के नाटक से तंग आ चुकी हूँ। अगर वो अभी भी अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो अभी नीचे आए और मुझसे और एश्टन से माफ़ी मांगे। एश्टन, जो उसके बगल में खड़ा था, ने एक उदार होने का नाटक किया और धीरे से सेराफिन की आस्तीन खींची। सेराफिन, ऐसा मत करो। स्टेलन सिर्फ इसलिए जल रहा है क्योंकि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। जब तक वो कोड सौंपने को तैयार है, मैं कल की बात को उसके खिलाफ नहीं रखूंगा। ठीक उसी पल आर्थर कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लिफ्ट से बाहर आए। वाह, अधिकार का क्या भव्य प्रदर्शन है, मिस सेराफिन। हमारी जेनेसिस लॉबी में चिल्लाना और तमाशा करना। आर्थर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था जब उन्होंने बेबाकी से उनके नाटक में दखल दिया। आर्थर को देखकर सेराफिन ने अपने भावों पर थोड़ा काबू पाया, लेकिन वो अहंकारी बनी रही। चेयरमैन आर्थर, मैं यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ स्टेलन को काम सौंपने के लिए ढूंढ रही हूँ। कृपया उससे बाहर आने के लिए कहें। मुझे पता है कि वो ऊपर मुझसे छिप रहा है। आर्थर अचानक हंसने लगे। उस हंसी में मजाक भरा था। आपसे छिप रहा है? मिस सेराफिन, आप खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत देती हैं। आर्थर ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। स्टेलन ने आज सुबह आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सभी शेयर बेच दिए हैं और अब वे जेनेसिस टेक का हिस्सा नहीं हैं। क्या? सेराफिन के चेहरे का अहंकार तुरंत जम गया। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं क्योंकि वो सदमे से चिल्लाई, असंभव! उसने अपने हाथों से जेनेसिस को बनाया है। उसे आईपीओ में करोड़ों के स्टॉक ऑप्शन मिलने वाले हैं। वो इस्तीफा कैसे दे सकता है? वो मुझे धमकाने के लिए इस इस्तीफे का इस्तेमाल कर रहा होगा। आर्थर ने उस पर और समय बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने फ्रंट डेस्क पर त्यागपत्र की एक प्रति पटक दी। ये यहाँ लिखित रूप में है, आप खुद देख सकती हैं। इसके अलावा, चूंकि स्टेलन चला गया है, वो सिस्टम रिपेयर प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया गया है। स्टेलन की तकनीकी विशेषज्ञता के बिना जेनेसिस आपकी कंपनी की गड़बड़ी को ठीक नहीं कर सकता। आप जा सकती हैं, मिस सेराफिन। जहां तक अनुबंध तोड़ने के जुर्माने का सवाल है, हमारा कानूनी विभाग आपसे संपर्क करेगा। बूम। सेराफिन का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। वह उस इस्तीफे की रिपोर्ट पर परिचित हस्ताक्षर को घूरती रही। उसका शरीर अनैच्छिक रूप से हिल रहा था। उसने इस्तीफा दे दिया, सिर्फ उससे बचने के लिए, सिर्फ उसके साथ काम न करने के लिए। उसने 5 साल की कड़ी मेहनत के खून, पसीने और आंसुओं को त्याग दिया। उन करोड़ों के स्टॉक ऑप्शन को फेंक दिया जो व्यावहारिक रूप से उसके हाथों में थे। नहीं, यह असंभव है, सेराफिन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसके दिल की गहराइयों में एक अभूतपूर्व घबराहट फैलने लगी। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि स्टेलन इस बार सिर्फ नखरे नहीं दिखा रहा था, वो सच में उससे सारे रिश्ते तोड़ रहा था। एश्टन भी घबरा गया। अगर सेराफिन की कंपनी इस संकट से बाहर नहीं निकल पाई तो वो दिवालिया हो जाएगी। फिर उसके जैसा परजीवी खून चूसना कैसे जारी रखेगा? सेराफिन, स्टेलन आखिर गया कहाँ? उसे जल्दी बुलाओ, एश्टन ने चिंता में आग्रह किया। सेराफिन मानो किसी सपने से जागी। कांपते हाथों से उसने अपना फोन निकाला, लेकिन उसे वही ठंडी, स्वचालित आवाज सुनाई दी। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। ब्लॉक। अभी भी ब्लॉक। उसे ढूंढो, उसे ढूंढने के लिए उसके घर जाओ। सेराफिन एक पागल औरत की तरह जेनेसिस टेक की इमारत से बाहर भागी और सीधे ग्रैंड व्यू हाइट्स की ओर ड्राइव करने लगी। रास्ते में सेराफिन ने अनगिनत रेड लाइट तोड़ी। उसके हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसके पोर सफेद हो गए थे। स्टेलन, तुम घर पर मेरा इंतजार कर रहे होगे, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा तमाशा करने से मैं हार मान लूंगी? मैं तुम्हें बता दूं, यह असंभव है। उसने दांत पीसे, अपने दिल में लगातार बढ़ते आतंक को हताशा से दबाते हुए। सामने वाले दरवाजे पर पहुंचने पर
उसने स्मार्ट लॉक पर अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए परिचित तरीके से अपनी उंगली बढ़ाई। पहला प्रयास, सत्यापन विफल। सेराफिन जम गई। उसने फिर से कोशिश की। सत्यापन फिर से विफल रहा। क्या हो रहा था? क्या ताला टूट गया था? वह सुरक्षा दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। स्टेलन, दरवाजा खोलो! तुम किस तरह के आदमी हो जो अंदर छिप रहे हो? खोलो! दरवाजा अचानक अंदर से जोर से खोला गया। एक हट्टा कट्टा, बिना शर्ट का आदमी जिसका चेहरा खूंखार था, दरवाजे पर खड़ा था और गुस्से से उसे घूर रहा था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? दिन दहाड़े तुम दरवाजा क्यों पीट रही हो? सेराफिन अवाक रह गई। उसने अपने सामने खड़े बिल्कुल अजनबी आदमी को देखा, फिर ऊपर मकान नंबर को देखा और हकलाते हुए बोली, तुम कौन हो? स्टेलन कहाँ है? ये मेरा घर है। उस हट्टे कट्टे आदमी ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो मुड़ा, प्रवेश द्वार से एक चमकीला लाल संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र उठाया और उसे सीधे सेराफिन के चेहरे के सामने रख दिया। ध्यान से देखो, मैंने ये सेकंड हैंड अपार्टमेंट कल ही पूरे कैश में खरीदा है और आज ही डीड ट्रांसफर करने के बाद ताले बदले हैं। कौन स्टेलन? ये घर अब वांग का है। अगर तुमने दोबारा मेरा दरवाजा पीटने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हो गया और सेराफिन वहां खड़ी रह गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। बिक गया। स्टेलन ने वो अपार्टमेंट बेच दिया था जो उन्होंने अपनी शादी के लिए तैयार किया था। उसने इसे कल ही बेच दिया था, उसी दिन जिस दिन उसने विवाह आवेदन पत्र फाड़ा था। उसने उनके बीच बचे अंतिम संबंध को खत्म करने के लिए रात भर काम किया था। कोई बहस नहीं हुई, कोई लगाव नहीं बचा था। सिर्फ एक तेज, निर्णायक विच्छेदन था। इस क्षण तक सेराफिन का ऊंचा और घमंडी गुरूर आखिरकार पूरी तरह से टूट चुका था, जो अंतहीन घबराहट और निराशा में बदल गया था। स्टेलन, क्या तुम सच में अब मुझे नहीं चाहते? उसने अपना चेहरा ढंक लिया और खाली दालान में दबी हुई पीड़ादायक सिसकियां लेने लगीं। इस बीच मैं सिटी सेंटर के सबसे हाई एंड टी हाउस में बैठा एक टॉप टियर मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी ग्रुप के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट के साथ चाय पी रहा था। मेरे इस्तीफे ने इंडस्ट्री में भारी हंगामा खड़ा कर दिया था। 2 घंटे से भी कम समय में बड़े हेडहंटर्स ने मेरे नए नंबर पर कॉल की बाढ़ ला दी थी। मैंने अंततः इस ग्रुप को चुना जो ताकत में सेराफिन की कंपनी से कहीं आगे था और उनका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था, और ग्रेटर चाइना के लिए तकनीकी निदेशक की भूमिका ली। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप उठाया। बोर्ड पर स्वागत है, स्टेलन। मैंने सुना है कि आपकी पुरानी कंपनी के प्रतिद्वंद्वी को गंभीर सिस्टम पैरालिसिस के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। वे व्यावहारिक रूप से हर उस व्यक्ति से भीख मांग रहे हैं जो इसे ठीक कर सके। मैंने चाय की एक घूंट ली। मेरी आंखों में कोई परेशानी नहीं थी। व्यापार एक युद्ध क्षेत्र है। चूंकि उनकी तकनीक अच्छी नहीं है, इसलिए उनका बाहर होना केवल समय की बात है। जब मैं टी हाउस से निकला तो बाहर आसमान में अंधेरा छा गया था और पतझड़ की रिमझिम बारिश होने लगी थी। मैंने अपना छाता खोला और बारिश में चल दिया। मुझे हवा भी अविश्वसनीय रूप से आज़ाद महसूस हो रही थी। सेराफिन नाम की भारी बेड़ी के बिना मेरी जिंदगी को मानो फिर से पंख मिल गए थे। अगले आधे महीने में मेरा जीवन आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण और पूर्ण था। नई कंपनी में काम की गति तेज थी और मैंने जल्दी ही अपनी खुद की टीम बना ली। खुद को नए रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में झोंक दिया। लेकिन सेराफिन ने पूरी तरह से एक पागलपन भरी खोज शुरू कर दी थी। डूबते हुए व्यक्ति की तरह वह हर उस तिनके को पकड़ने की हताश कोशिश कर रही थी जो उसे मुझसे जोड़ सके। उसने मेरे आसपास के हर दोस्त को पागलों की तरह परेशान करना शुरू कर दिया। बास्टियन के बार में उसने लगातार 3 रातों तक आतंक मचाया, जब तक कि बास्टियन इसे और नहीं सह पाया। उसने सीधे उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षा गार्डों को बुलाया। उसकी नाक पर उंगली उठाते हुए सबके सामने उसे गालियां दीं। सेराफिन, तुम अब इतने गहरे प्यार का नाटक क्यों कर रही हो? जब स्टेलन एक कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे घूमता था, तब तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था? वह घटिया इंसान एश्टन तुम्हें एक ही कॉल पर बुला सकता था। जब स्टेलन ने तेज बुखार के साथ 2 घंटे तक बारिश में तुम्हारा इंतजार किया, तो क्या तुमने किसी एक मैसेज का जवाब दिया? अब जब वो तुम्हें नहीं चाहता, तो तुम पागल होने का नाटक कर रही हो। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं, स्टेलन इस वक्त किसी से भी बेहतर जीवन जी रहा है। तुम इस जन्म में उसे फिर से देखने का सपना भी मत देखना। बास्टियन के शब्द सेराफिन के दिल में छुरियों की तरह चुभ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आदमी कभी उसके हर आदेश का पालन करता था, वो सच में इतना निर्दयी हो सकता है। इसके बाद वो मेरे होम टाउन भागी। लेकिन जिस दिन मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया था,
उसी दिन मैंने अपने संपर्कों का उपयोग करके एक अत्यधिक रहने योग्य दक्षिणी शहर में समुद्र के नज़ारे वाला एक विला खरीद लिया था और अपने माता पिता को वहां उनका रिटायरमेंट एंजॉय करने के लिए ले गया था। जब सेराफिन ने मेरे पुराने पारिवारिक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसे सिर्फ एक खाली घर और पड़ोसियों की गपशप भरी नज़रें ही मिलीं। वो परिवार बहुत पहले ही यहाँ से चला गया। मैंने सुना है कि उस लड़के ने शहर में बहुत पैसे कमाए और अपने माता पिता को दक्षिण में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ले गया। आह, कितना अच्छा लड़का है। मैंने सुना है कि वो किसी जाहिल औरत की वजह से लगभग बर्बाद ही हो गया था। पड़ोसियों की बेकार की गपशप सेराफिन की कमर तोड़ने वाला एक और तिनका बन गई। सबका मुझसे संपर्क टूट गया। मैं धरती की सतह से गायब हो गया था। उसे पूरी तरह से अपनी दुनिया से अलग कर दिया था। अत्यधिक घबराहट और निराशा के बीच सेराफिन और उस घटिया इंसान के बीच एक भयंकर बहस छिड़ गई। मेरी मरम्मत के बिना उसकी कंपनी का सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया था, जिसके कारण कई प्रमुख प्रोजेक्ट एक के बाद एक विफल हो गए और करोड़ों रुपए के मुआवजे के दावों का परिणाम भुगतना पड़ा। कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई और सेराफिन पूरी तरह से टूट चुकी थी। और इस समय उस घटिया इंसान ने न केवल कोई मदद की, बल्कि निजी तौर पर कंपनी के खातों से बची खुची तरल संपत्ति को ट्रांसफर कर लिया और भागने की तैयारी कर ली। सेराफिन ने उसे हवाई अड्डे पर रोक लिया। उस छोटे आदमी को देखकर जिसे उसने कभी इतना लाड़ प्यार दिया था, ये सोचकर कि वो खुद की देखभाल करने के लिए बहुत कमज़ोर है और अब उसके सामने एक घिनौने चेहरे के साथ खड़ा है, बैंक कार्ड और किसी अन्य धनी परिवार की बेटी को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए हैं। सेराफिन को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। एश्टन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मैंने तुम्हारे लिए स्टेलन को छोड़ दिया और तुम मेरे पैसे लेकर भाग रहे हो। सेराफिन हिस्टेरिकल होकर दहाड़ी। आगे बढ़कर एश्टन का कॉलर मजबूती से पकड़ लिया। एश्टन ने उसे जोर से जमीन पर धक्का दिया और ताना मारा। सेराफिन, खुद को अहमियत देना बंद करो। मेरे लिए से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने बस स्टेलन के तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने का मजा लिया और तुम्हें मेरी चापलूसी पसंद थी। तुमने खुद सब कुछ बर्बाद कर दिया और स्टेलन को दूर जाने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो चुकी है और तुम कंगाल हो। अगर मैं नहीं भागूंगा तो क्या मुझे यहाँ रुककर तुम्हारे साथ भूखा मरना चाहिए? तुम जानवर हो! सेराफिन निराशा में चिल्लाई। तभी भीड़ में मौजूद लोगों ने उन्हें पहचान लिया। बहुत जल्द ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। जब मैंने अपने नए कार्यालय में ये ट्रेंडिंग वीडियो देखा तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कर्म हमेशा लौट कर आता है। सेराफिन ने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जो सच में उससे प्यार करता था, एक हेर-फेर करने वाले धोखेबाज लड़के के लिए। अब उसे ही पलटकर काटा गया था और उसने अपनी दौलत और प्रेमी दोनों खो दिए थे। वो ये सब पूरी तरह से अपने ऊपर ही लाई थी। पलक झपकते ही साल खत्म होने को आया। ये नए साल की पूर्व संध्या थी। मैंने एक गिलास रेड वाइन डाली। इस दुर्लभ शांति का आनंद लेने की तैयारी ही कर रहा था कि मेरा फोन अचानक बज उठा। ये एक अनजान लैंडलाइन नंबर था। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर आंसर बटन दबा दिया। हेलो, क्या आप मिस्टर स्टेलन हैं? मैं फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग से बोल रही हूँ। लाइन के पार से एक नर्स की चिंतित आवाज आई। सेराफिन नाम की एक मरीज बर्फानी तूफान में एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हो गई है और वर्तमान में इलाज रिसिसिटेशन में है। उसके फ़ोन में केवल एक ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, जिसे लव ऑफ माई लाइफ स्टेलन के नाम से सेव किया गया है। हम उसके किसी भी परिवार के सदस्य से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्द से जल्द यहाँ आ सकते हैं? उसे तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है। शराब का गिलास पकड़े हुए हाथ हल्का सा रुक गया। मैंने खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखा। मेरी जिंदगी का प्यार, क्या व्यंग्यात्मक चार शब्द हैं। उन सभी समयों में जब उसने मुझे उस घटिया इंसान के लिए छोड़ दिया था, तो उसे ये याद क्यों नहीं रहा कि मैं उसकी जिंदगी का प्यार था? जब उसने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने को मुझे धमकाने के लिए एक सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया, तो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि आज जैसा दिन भी आएगा? मुझे खेद है, नर्स। मेरी आवाज़ ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी, जिसमें कोई लहर नहीं थी। आपने गलत नंबर मिलाया है। मैं सेराफिन नाम की किसी महिला को नहीं जानता। लेकिन लेकिन मरीज कोमा में बार बार आपका नाम पुकार रही है। वो बार बार स्टेलन कह रही है। मुझे खेद है। युवा नर्स स्पष्ट रूप से सहानुभूति महसूस कर रही थी। मैं हल्का सा हंस पड़ा। उस हंसी में कोई गर्माहट नहीं थी। ऐसा है क्या? तो कृपया उसे एक संदेश दे दीजिए। मैं उसकी माफ़ी स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा मेरा उससे कोई कानूनी या खून का रिश्ता नहीं है। मेरे पास हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है। आप पुलिस से संपर्क करके उन्हें उसके करीबी परिवार को खोजने के लिए कह सकती हैं। मुझे कुछ काम है।
मैं फ़ोन रख रहा हूँ। नर्स को बात करने का कोई और मौका दिए बिना मैंने सीधे फ़ोन काट दिया। मैंने बाहर उड़ते हुए बर्फ़ के टुकड़ों को देखा, अपना गिलास उठाया और रेड वाइन का एक हल्का घूंट लिया। कड़वी, लेकिन एक मीठे स्वाद के साथ। बार-बार इंतज़ार करने और निराशा सहने से मेरा दिल उसके ही हाथों पत्थर में तब्दील हो चुका था। भले ही आज वो सच में ऑपरेटिंग टेबल पर मर जाए, मैं एक आंसू भी नहीं बहाऊंगा। आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन फिर से बजा। इस बार सेराफिन के पिता का फ़ोन था। ऐसा लग रहा था कि अस्पताल ने अंततः पुलिस के माध्यम से उनसे संपर्क कर लिया था। स्टेलन, उसके पिता की आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो वो 10 साल बूढ़े हो गए हों। उनकी आवाज़ में एक नीचा, गिड़गिड़ाने वाला लहजा था। सेराफिन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसकी 2 पसलियाँ टूट गई हैं और तिल्ली फट गई हैं। डॉक्टर का कहना है कि उसमें जीने की इच्छा बहुत कम है और वो बार-बार तुम्हारा नाम पुकार रही है। अंकल तुमसे विनती करते हैं, तुम दोनों के बचपन से साथ बड़े होने के उस बंधन की खातिर कृपया उसे आकर देख लो, ठीक है? अगर तुम आने के लिए तैयार हो, तो अंकल तुम्हारे सामने घुटने टेकने को भी तैयार हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मेरे दिमाग में सेराफिन का अहंकारी, घमंडी चेहरा कौंध गया। साथ ही वो अनगिनत बार भी याद आया जब मैंने ठंडी हवा में उसका इंतजार किया था। अंकल, मैंने अपनी आंखें खोलीं। मेरा लहजा दृढ़ और अटल था। जिस क्षण उसने रजिस्ट्री में किसी दूसरे आदमी के लिए मुझे छोड़ा था, हमारे बीच का सारा स्नेह पूरी तरह से मर चुका था। मेरी जवानी के 12 साल समझ लीजिए कुत्तों को खिला दिए गए। मैं अब उसका कोई ऋणी नहीं हूँ और उसे बचाने का मेरा कोई दायित्व तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसकी भलाई चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे अजनबी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के बजाय खुद उसे समझाने में अधिक प्रयास करना चाहिए, जिसे वो पहले ही बुरी तरह कुचल चुकी है और जिसे पहचानना भी मुश्किल है। ये नए साल की पूर्व संध्या है। मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। कृपया मुझसे दोबारा कभी संपर्क न करें। मैंने सारे संपर्क काट दिए, अपना फ़ोन बंद किया और उसे सोफे पर उछाल दिया। इस नए साल की पूर्व संध्या पर सेराफिन के दखल के बिना, अंतहीन बहसों और चापलूसी के बिना, मैं अविश्वसनीय रूप से तनाव मुक्त महसूस कर रहा था। नए साल के बाद विदेशी बाजार का विस्तार करने के लिए कंपनी ने मुझे 5 साल तक विदेशी शाखा के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए यूरोप भेजने का फैसला किया। ये मेरे लिए बिल्कुल सही था। मेरी उड़ान के दिन आसमान साफ हो गया, असीम और बादल रहित। मैं एयरपोर्ट की लॉबी से अपना सूटकेस खींच रहा था। जैसे ही मैं सुरक्षा जांच से गुजरने वाला था, अचानक पीछे से एक तीखी, कर्कश चीख सुनाई दी। स्टेलन! मैं अवचेतन रूप से रुक गया और अपना सिर घुमाया। 10 मीटर की दूरी पर एक महिला खड़ी थी, केवल हड्डी और चमड़ी। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था। ऐसा लग रहा था कि हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। वह सेराफिन थी। उसने एक अजीब सा ढीला ढाला अस्पताल का गाउन पहना हुआ था और लापरवाही से एक बड़े कोट में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सूनी थीं। मुझे सिर घुमाते देख उसकी आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। लड़खड़ाते और रेंगते हुए वो मेरी तरफ दौड़ी। स्टेलन, कृपया मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। उसने खुद को मेरे पैरों पर फेंक दिया, मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया और दिल दहला देने वाले तरीके से रोने लगी। लॉबी में मौजूद यात्री सभी रुक गए और इस दृश्य को हैरानी से देखने लगे। मैं गलत थी, स्टेलन, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। सेराफिन ने अपना सिर मेरे घुटने पर टिका दिया। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। एस्टन एक धोखेबाज था। उसने मेरे पैसे चुरा लिए, उसने मेरी कंपनी चुरा ली। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही थे जिसने सच में मेरी परवाह की। स्टेलन, बस इस एक बार मुझे माफ कर दो, प्लीज। चलो जाकर सर्टिफिकेट ले आते हैं। मैं अभी तुम्हारे साथ सर्टिफिकेट लेने चलूंगी। मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं फिर कभी जिद्दी नहीं बनूंगी। वो इतनी हताशा से, इतनी दुखद तरीके से रोई, जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी हो। अगर ये अतीत की बात होती, तो उसे एक आंसू बहाते देखकर मेरा दिल टूट जाता और मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूं। लेकिन अब मैंने उसे नीचे देखा और मेरे दिल में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। ये पूरी तरह से किसी अजनबी को देखने जैसा था। जो स्नेह बहुत देर से आता है, वो घास से भी सस्ता होता है। मैंने शांति से उसे कुछ देर रोने दिया, फिर नीचे झुका और बलपूर्वक उसकी उंगलियों को अपनी पैंट के पैर से एक एक करके हटा दिया। सेराफिन ने खौफ से ऊपर देखा। उसकी आंखें मिन्नतों से भरी थीं। सेराफिन! मैंने ऊपर से उसकी तरफ नीचे देखा। मैं कोई ऐसा बंदरगाह नहीं हूं जहां तुम कभी भी आकर पनाह ले सको। एस्टन ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई और तुम एक बंद गली में आ गई हो। इसलिए तुम्हें आखिरकार अपने वफादार कुत्ते की याद आ गई। लेकिन सेराफिन,
जिस कुत्ते को बहुत बार लात मारी जाती है, वो अंततः भाग ही जाता है। मैंने उसके चेहरे से तुरंत खून उड़ते हुए देखा, एक कदम पीछे हटा और हमारे बीच की दूरी बढ़ा दी। हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था। जो स्टेलन अपने आत्मसम्मान को भूलकर तुमसे प्यार करता था, वह उसी पतझड़ में रजिस्ट्री के दरवाजों पर मर चुका है। भगवान करे हम दोनों भविष्य में ठीक रहें और इस जन्म में फिर कभी एक दूसरे से न मिलें। ये शब्द कहने के बाद मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं मुड़ा, अपना सूटकेस खींचा और सुरक्षा चौकी में प्रवेश कर गया। पीछे से सेराफिन की पीड़ादायक, दिल को चीर देने वाली चीखें आ रही थीं। वो आवाज़ अंतहीन पछतावे और निराशा से भरी थी, जो लंबे समय तक एयरपोर्ट की लॉबी में गूंजती रही। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। 5 साल बाद यूरोप में कहीं एक शांत एस्टेट में मैं एक रॉकिंग चेयर पर बैठा अपनी 2 साल की बेटी को लॉन में समोएड का पीछा करते हुए देख रहा था। मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आई। उसके हाथ में कटे हुए फलों की एक प्लेट थी और उसने प्यार से मेरे माथे को चूमा। बास्टियन ने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, मेरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा कि घरेलू शाखा में सब कुछ संभाल लिया गया है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी पत्नी की कमर में हाथ डाला, मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने कड़ी मेहनत की है। ओह, वैसे? मेरी पत्नी एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी बोल पड़ी। बास्टियन ने किसी बात को लेकर गपशप भी की। उसने कहा कि सेराफिन, जिस हाथ से मैं एक अंगूर छील रहा था वो हल्का सा रुका, फिर तुरंत सामान्य हो गया। क्या हुआ उसे? मैंने सुना है कि बाद में उसे मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और उसका दिमाग अब ठीक नहीं है। उसकी कंपनी के दिवालिया होने के बाद उसके परिवार को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। वह अब एक सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में काम करती है। बास्टियन ने कहा, हर साल उस दिन जब तुम दोनों अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले थे, वो एक पुरानी शादी की पोशाक पहनती है और पूरा दिन सिविल रजिस्ट्री की सीढ़ियों पर बैठी रहती है। जब भी लोग उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, तो वो उन्हें बताती है कि वो अपने पति का उसे सर्टिफिकेट दिलाने के लिए लेने आने का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी के लहजे में आह की झलक थी। मैंने अंत तक शांति से सुना, फिर छिला हुआ अंगूर अपनी पत्नी के मुंह में खिला दिया। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, गर्म और चमकीली। ऐसा है क्या? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी आवाज़ हवा में बिखर गई। मैं उसे नहीं जानता। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा कभी नहीं रही है। कुछ लोग एक बार छूट जाने के बाद जीवन भर के लिए चले जाते हैं। कुछ दिल एक बार टूट जाने के बाद कभी वापस नहीं जोड़े जा सकते। मैं उठा और तेज धूप के सामने अपनी पत्नी और बेटी की ओर चल दिया। मेरी नई जिंदगी अभी अभी शुरू ही हुई थी।